मैंने संयोग से किडनैप हुई उत्तराधिकारिणी हाइरस क्लोई विटमोर की जान बचाई। इसका कर्ज चुकाने के लिए विटमोर परिवार की मालकिन ने मुझे 2 विकल्प दिए, या तो उनकी सबसे पसंदीदा पोती क्लोई विटमोर से शादी कर लूँ या पूरे 100 मिलियन ले लूँ। मैंने उसी वक्त पैसे को चुना। फिर मैंने देश से बाहर जाने के लिए पहली फ्लाइट बुक कर ली। मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था, उस उत्तराधिकारिणी क्लोई विटमोर से दूर जिसे मैंने बचाया था, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म रिबॉर्न हुआ था। मेरे पिछले जन्म में क्लोई को किडनैपर से बचाने के बाद मैंने उसे एक राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार में रखने के लिए दिन में 5-5 नौकरियां की थीं। लेकिन एक बार जब वो अपने परिवार को मिल गई तो उसने किसी के भी उन बुरे दिनों का जिक्र करने पर सख्त पाबंदी लगा दी। मिसेस विटमोर ने मुझसे पूछा था कि उनके परिवार को बचाने के बदले मुझे क्या चाहिए। एक बेवकूफ़ की तरह मैंने कहा कि मैं क्लोई से शादी करना चाहता हूँ। मैं हमेशा उसकी देखभाल करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस दिन वो विटमोर परिवार में वापस लौटी थी, उसी दिन क्लोई राजधानी के कुलीन वर्ग एलीट के राजकुमार सेबेस्टियन किंग्सले पर फिदा हो गई थी। हमारी शादी के बाद उसका बर्ताव मेरे प्रति एकदम बर्फ जैसा रूखा था, यहाँ तक कि मेरा हाथ पकड़ने के बाद भी वो तुरंत उसे साफ धोने के लिए भाग जाती थी। बाद में वो गर्भवती हो गई। अपने सच्चे प्यार को दूसरा आदमी अदरमैन कहलाने से बचाने और खुलेआम उसके साथ रहने के लिए उसने खुद मुझे एक चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। मेरे मरने से पहले वो अपनी हील्स खटखटाती हुई मेरे पास आई और खून देखकर उपहास स्नीयर करने लगी। ईथन हेस, तुम एक कंगाल लूजर हो, तुम में से गरीबी की बदबू आती है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति बनने के लायक हो। सेबेस्टियन हमेशा मेरी पहली पसंद रहेगा, बाकी कोई भी सिर्फ एक बैकअप है। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं वापस उसी दिन में आ गया था जब मिसेस विटमोर ने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए। इस बार मैंने वो भ्रम छोड़ दिया और क्लोई की तरफ देखा तक नहीं। मुझे कैश चाहिए और साथ में अमेरिका स्टेट्स का एक टिकट। पैसे? ईथन हेस, क्या तुम मेरे सामने भाव खा रहे हो, प्लेइंग हार्ड टू गेट? क्लोई की तीखी आवाज़ ने विटमोर विला की आलिशान शांति को चीर दिया। वो एक यूरोपीय लेदर के सोफे पर हाथ बांधे बैठी थी। वो आंखें जो कभी सिर्फ मुझ में खोई रहती थीं, अब उनमें केवल खुला तिरस्कार और मजाक था। उसे विटमोर परिवार में वापस आए अभी 3 दिन भी नहीं हुए। वो सस्ती सूती कॉटन ड्रेस जिसे मैंने पैसे बचा बचा कर उसके लिए खरीदा था, उसकी जगह पहले ही एक शनेल चैनल काउचर सूट ने ले ली थी। उसके गले में चमकता हुआ हीरे का हार चुपचाप हमारे बीच हैसियत क्लास लाइन की रेखा खींच रहा। मिसेस विटमोर मुख्य कुर्सी हेड सीट पर बैठी थी। वो अपने हाथ में लाल चंदन की माला फेर रही थी। उनकी धुंधली लेकिन चालाक आंखों ने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे किसी खराब सामान की बची खुची कीमत का अंदाजा लगा रही हो। मिस्टर हेज, क्लोई थोड़ी मुंहफट हो सकती है, कृपया बुरा मत मानिए। हल्के पैटर्न वाले सफेद सूट में एक आदमी क्लोई के पीछे से बाहर आया। वो सेबेस्टियन किंग्सले था, जो राजधानी का एक कुख्यात अमीर वारिस था। वो क्लोई के बगल में बैठ गया। फिर जैसे कि ये बहुत स्वाभाविक बात हो, उसने क्लोई का हाथ पकड़ लिया। क्लोई ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, इसके बजाय उसके कान लाल हो गए और वो उसके और करीब झुक गई। सेबेस्टियन ने मेरी तरफ देखा। उसके होठों पर एक सौम्य सी दिखने वाली लेकिन शातिर मुस्कान छा गई। मिस्टर हेस ने क्लोई को बचाया है। ये बिल्कुल जायज़ है कि वो मुआवजा चाहते हैं। मैं बस इस मुआवजे की रकम को लेकर सोच में हूँ। तुम्हारी भूख आखिर कितनी बड़ी है? उसने भूख शब्द पर बहुत जोर दिया। उसकी आंखों में केवल एक घमंडी एहसान और तिरस्कार था। मैंने शांति से उन तीनों की तरफ देखा। मेरे पिछले जन्म की उस भारहीन गिरावट और हड्डियां तोड़ देने वाले दर्द का एहसास अभी भी मेरे खून और हड्डियों में बसा हुआ लग रहा था। और चट्टान से कहे गए क्लोई के शब्द, एक नीच गरीब आदमी मेरा पति बनने के लायक कैसे हो सकता है, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने खुद को उस याद से बाहर निकाला और सेबेस्टियन को नजरअंदाज करते हुए सीधा मिसेस विटमोर की तरफ देखा। मुझे 10 मिलियन चाहिए। मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं कांपी। ये ऐसा था जैसे मैं मौसम के बारे में बात कर रहा हूँ। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। फिर क्लोई ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर उपहास किया। 10 मिलियन? ईथन हेस, क्या तुम पागल हो गए हो? वो झटके से खड़ी हुई और मेरी नाक की तरफ उंगली उठाई। तुम दिन में 4-4 नौकरियां करते हो, टेबल साफ करते हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोते हो। तुम एक महीने में कितना ही कमा लेते हो? अब तुमने मुंह खोला है और 10 मिलियन मांग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि विटमोर परिवार का पैसा पेड़ों पर उगता है? उसकी आंखों से घृणा लगभग छलक रही थी। मुझे पता था तुमने मुझे कभी दया की खातिर नहीं बचाया था। तुम पूरी तरह से एक परजीवी खून चूसने वाले हो। तुमने बहुत महान बनने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम एक बेतुकी कीमत मांग सको, है ना? सेबेस्टियन ने तुरंत क्लोई की कलाई पकड़ ली। उसने उसे शांत करने के लिए धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। क्लोई, इतना गुस्सा मत करो, वो इसके लायक नहीं। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। उसने त्योरियां चढ़ाई जैसे गहरी निराशा का नाटक कर रहा। मिस्टर हेस, मुझे लगा था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने लालची निकलेंगे। विटमोर परिवार के लिए 10 मिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे सबसे निचले तबके बॉटम से आने वाले किसी इंसान के लिए रातों रात इतना पैसा मिलना तुम्हारा दिमाग खराब कर सकता है और तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। मेरी मानो, अपने पैर जमीन पर रखो, 80 या 100 हज़ार मांगो और कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करो। क्या वो बेहतर नहीं होगा? उसका हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी परवाह हो, लेकिन उसका हर शब्द मुझे एक लालची नाकारा कचरा कह रहा था। मैंने सेबेस्टियन के उस नकली चेहरे को घूरा। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कितनी दयनीय हद तक बेवकूफ़ था। मैं वास्तव में एक घटिया अच्छे होने का नाटक करने वाले सांप से हार गया था। मैंने सेबेस्टियन के जाल को नजरअंदाज कर मैंने सिर्फ मिसेस विटमोर की तरफ देखा। मिसेस विटमोर, क्या आपकी उत्तराधिकारिणी की जान की कीमत 10 मिलियन भी नहीं है? मिसेस विटमोर के हाथ माला पर रुक गए। उनकी धुंधली आंखों में एक गहरी चमक कौंध गई। विटमोर स्टोनब्रिज के शीर्ष परिवारों में से एक थे। अगर ये बात बाहर फैल गई कि उनकी उत्तराधिकारिणी की जान बचाने वाले को चिल्लर देकर टरका दिया गया, तो विटमोर परिवार अपना मुंह कैसे दिखाएगा? ठीक है, 10 मिलियन मैं दे दूंगी। मिसेस विटमोर की आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें पूरा दबदबा था। दादी! क्लोई घबरा गई और उसने पैर पटका। आप उसकी इस बेतुकी मांग को कैसे मान सकती हैं? उसके जैसा कंगाल लूजर बस इसे उड़ा देगा। मिसेस विटमोर ने हाथ उठाया और क्लोई की बात बीच में ही काट दी।
उन्होंने मुझे घूरा। उनका लहजा बर्फ जैसा ठंडा था। ईथन हेस, मैं तुम्हें 10 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इसे लेते हो तो तुम्हें एक एनडीए पर साइन करना हो। आज के बाद तुम कभी किसी से क्लोई को बचाने का जिक्र नहीं करोगे, और सबसे बड़ी बात, क्लोई या विटमोर परिवार के किसी भी सदस्य को दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं ये आपसे भी ज़्यादा चाहता हूँ। इस जन्म में अब हमारा कभी आमना सामना नहीं होगा। क्लोई सन्न रह गई। उसे साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा, वो भी बिना किसी पछतावे या चाहत के। उसके मन में तो ये था कि मुझे एक कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए, भीख मांगते हुए और उससे चिपके रहना चाहिए। ईथन हेस, नाटक करना बंद करो, उसने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि पैसा तुम्हारे ऊपर से गटर की उस बदबू को धो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, 10 मिलियन के बाद भी तुम मेरे लिए एक नीच गरीब आदमी ही रहोगे। सेबेस्टियन ने ठीक उसी समय बीच में टोकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में घमंड था। मिस्टर हेस, क्लोई भले ही मुंहफट हो, लेकिन वो सही कह रही है। दो अलग अलग दुनिया के लोगों को मिलना नहीं चाहिए। पैसे लो और रेंगते हुए अपने दलदल में वापस चले जाओ। मैंने उनका ये मिलजुल कर किया जा रहा नाटक टैग टीम देखा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे लगभग हंसी आ गई। पैसा मेरे अकाउंट में कब आएगा? और मिसेस विटमोर की तरफ देखा। मैं अकाउंटिंग से एक चेक तैयार करने को कहती हूँ। मिसेस विटमोर ने रूखेपन से कहा। वायर ट्रांसफर सीधे अकाउंट में, कोई चेक नहीं। मेरा लहजा दृढ़ था। एक चेक को फ्रीज रोका किया जा सकता है। मैं उन्हें अपने ऊपर कोई लगाम लेवरेज नहीं देना चाहता था। मिसेस विटमोर ने मुझे देर तक देखा, फिर आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, कल दोपहर अपनी आईडी लेकर आना। एग्रीमेंट साइन करने के लिए विटमो, रग रूप आ जाना। बिना रुके पलटा और दरवाजे की तरफ चल दिया। कल मिलते हैं। पैसे आते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं मिस विटमोर और मिस्टर किंग्सले के खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। अगली दोपहर मैं समय पर विटमोर ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट कानूनी विभाग पहुँच गया। एग्रीमेंट की शर्तें बहुत कठोर थीं। उन्होंने लगभग मुझसे क्लोई का नाम लेने तक का अधिकार छीन लिया था। मैंने मुश्किल से उस पर नजर डाली। मैंने आखिरी पन्ने पर साइन किए और अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। डिंग। मेरे फ़ोन पर बैंक के मैसेज की वाइब्रेशन हुई। मेरे अकाउंट में 10 मिलियन आ चुके थे। मैंने नंबरों की उस लंबी कतार को घूरा और एक लंबी सांस छोड़ी। उस पल से मैं सच में आज़ाद था। मैं विटमोर ग्रुप के टावर से बाहर निकला। मैंने एक कैब ली और वापस अपने तंग अंधेरे बेसमेंट वाले कमरे में आ गया। इस जगह में मेरे पिछले जन्म की सारी मेहनत और दर्द बसा था। कोने में अभी भी रद्दी कार्डबोर्ड गत्ते पड़े थे, जिन्हें मैंने क्लोई के लिए सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए इकट्ठा किया था। मेज पर एक सस्ता सा गिलास रखा था, जिसका किनारा टूटा हुआ था। मैंने क्लोई के लिए सर्दी की दवा खरीदने के लिए अपने पिता की दी हुई एकमात्र पुरानी घड़ी गिरवी रख दी थी। उस स्टॉल वाले ने वो गिलास मुफ्त में दे दिया था। मेरे पिछले जन्म में जब क्लोई विटमोर परिवार के पास वापस गई थी, तो वो उस गिलास के सिवा कुछ नहीं ले गई थी। लाल आंखों के साथ उसने कहा था कि ये इस बात का सबूत है कि हमने एक साथ दुख झेले हैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उसे घर सिर्फ इसलिए ले गई थी ताकि वो सेबेस्टियन को साबित कर सके कि उसने गरीबों के बीच कितनी बुरी तरह तकलीफें सही हैं, ताकि उसे उस पर तरस आ जाए। बाद में मेरे ठीक सामने सेबेस्टियन ने बड़ी बेपरवाही से उस गिलास को चकनाचूर कर दिया था। मैंने वो गिलास उठाया और कचरे के डिब्बे के पास गया। मैंने उसे छोड़। कांच हर जगह बिखर गया। कचरे की जगह कचरे के डिब्बे में ही होती है। तभी किसी ने जोर देकर उस जर्जर लोहे के दरवाजे को खोला। क्लोई दरवाजे पर खड़ी थी और घिन से अपनी नाक दबा रही थी। सेबेस्टियन उसके पीछे पीछे आया। उसके हाथ में एक बेदाग सफेद रुमाल था, जिससे वो नाटकीय ढंग से खुद को हवा कर रहा था। ईथन हेस, तुम सच में इस गंदे कूड़ेदान में छिपे हो। क्लोई की हील्स उस उबड़ खाबड़ कंक्रीट के फर्श पर खटखटाई। उसकी आवाज़ तीखी और कानों में चुभने वाली थी। यहाँ की बदबू तो सीवर से भी बदतर है। मुझे उल्टी आ रही है। सेबेस्टियन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। उसकी आवाज़ से सुपीरियरिटी श्रेष्ठता टपक रही थी। क्लोई, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आओ। इस कूड़ेदान में एक सेकंड और रुकी तो तुम्हें कोई बीमारी लग जाएगी। मैंने बिना सिर उठाए अपने चंद फटे पुराने कपड़े पैक करना जारी रखा। इस सम्मान की क्या वजह है? मिस विटमोर, हमारा सौदा पूरा हो चुका है। क्लोई अंदर आई और उसने उस छोटे से कमरे में नजर दौड़ाई। फिर उसने कचरे में पड़े कांच के टुकड़ों को देखा। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। ईथन हेस, तुमने वो ग्लास तोड़ दिया? उसने कचरे की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि चुभ जाए। मैंने अपने कपड़े एक पुराने कैनवास बैग में ठूंसे और जिप बंद कर दी। बस एक रद्दी ग्लास था, जगह घेर रहा था, इसलिए मैंने इसे फेंक दिया। तुम्हें क्या पता? वो क्लोई ने पलटकर जवाब देने की कोशिश की, फिर अचानक जम गई। उसने अपने बगल में खड़े सेबेस्टियन को देखा। फिर उसने जबरदस्ती अपनी बाकी की बात निगल ली। वो सेबेस्टियन को अतीत से जुड़ा कोई भी लगाव नहीं दिखा सकती थी। सेबेस्टियन ने तुरंत क्लोई में आए इस बदलाव को पकड़। वो आगे बढ़ा और अपने पैर के अंगूठे से कांच के टुकड़ों को खिसकाया। उसके होंठों पर एक मजाकिया मुस्कान तैर गई। मिस्टर हेज, क्लोई बहुत भावुक है। उसके लिए कचरे का भी कुछ मतलब हो सकता है। तुम इसे इस तरह कैसे तोड़ सकते हो? ये कितनी बेवकूफ़ी है। उसने आह भरी और अपने बटुए से $100 का एक नोट निकाला। फिर उसने उसे मेरे पैरों में ऐसे फेंक दिया जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। $100 में तुम इस तरह के कबाड़ की एक पूरी टोकरी खरीद सकते हो। क्लोई की तरफ से इसकी भरपाई मैं कर देता हूँ। ऐसा मुर्दों जैसा चेहरा बनाना बंद करो। वो हल्का सा नोट मेरे कैनवास बैग पर आ गिरा। मैंने अपना काम रोक दिया। धीरे से मैं सीधा खड़ा हुआ और सेबेस्टियन को बर्फ जैसी ठंडी नजर से घूरा। मिस्टर किंग्सले, आपका पैसा गंदा है। इसे देखकर मुझे घिन आती है। सेबेस्टियन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ईथन हेज, अपनी औकात में रहो। डोंट पुश योर लक। तुम्हें लगता है कि 10 मिलियन तुम्हें मेरे स्तर पर ले आएंगे? मेरे लिए तुम अभी भी टुकड़ों के लिए भीख मांगने वाले एक कीड़े। क्लोई तुरंत सेबेस्टियन के सामने आ गई और मुझे घूरने लगी। ईथन हेज, तुम्हें हो क्या गया है? सेबेस्टियन ने दया करके तुम्हें पैसे दिए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका अपमान करने की? इसे उठाओ और सेबेस्टियन से माफी मांगो अभी। उसने ऐसे उसका पक्ष लिया जैसे ये बहुत स्वाभाविक हो, बिल्कुल मेरे पिछले जन्म की तरह। मेरे मुंह से एक ठंडी हंसी निकल गई। फिर मैंने अपना पैर उठाया और उस $100 के नोट पर रख दिया। मैंने उसे अपने जूते के तले कुचल दिया। माफी मांगू?
क्या वो इसके लायक है? क्लोई विटमोर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचती है? मैं तुम्हें सिर पर चढ़ा कर रखता था क्योंकि मैं अंधा था। अब मेरे लिए तुम्हारी कीमत उस कचरे में पड़े कांच के टुकड़ों से भी कम है। क्लोई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास था। वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ईथन, जो कभी उसकी हर बात मानता था, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे? वो गुस्से से कांप उठी और मुझे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा। मैंने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वो चीख पड़ी। मिस विटमोर, ये खुद को महान समझने का नाटक बंद करो। मैंने उसका हाथ झटक दिया। अपने इस अच्छे कुत्ते को लो और मेरी जगह से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम पर जबरन घुसपैठ ट्रेसपासिंग करने की रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। सेबेस्टियन दौड़कर आया और उसने क्लोई को पकड़ लिया। उसने मुझे बहुत ही शातिर तरीके से घूरा। ईथन हेस, बस तुम इंतजार करो। तुमने स्टोनब्रिज में मुझसे दुश्मनी मोल ली है और मेरे पास तुम्हें मरने के लिए तरसाने के 100 तरीके हैं। मैंने अपना कैनवास बैग उठाया और बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा। कभी भी आ जाना अगर तुम में दम है। मैं अपने किराए के कमरे से बाहर निकल गया और उन्हें पीछे छोड़ दिया। ईथन हेज, तुम इतने निर्दयी कब हो गए? तुम एकदम असहनीय हो। मेरे पीछे क्लोई की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। मैंने मुड़कर देखा तक नहीं। कमरा छोड़ने के बाद मैं सीधा एयरपोर्ट के पास एक सस्ते से होटल में चला गया। मेरी फ्लाइट 6 दिन बाद थी। तब तक मुझे बस शांति से इंतजार करना था। लेकिन विटमोर परिवार साफ तौर पर मुझे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। तीसरी शाम किसी ने मेरा दरवाज़ा पीटा। बाहर काले सूट में 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। उनके हाथ में एक सस्ता सा सूट था। मिस्टर हेज, मिसेस विटमोर का आदेश है। आपको आज रात विटमोर परिवार के थैंक यू गाला धन्यवाद समारोह में शामिल होना ही होगा। बॉडीगार्ड्स का लहजा कठोर था। बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने त्योरियां चढ़ाई। एग्रीमेंट साइन हो चुका है और मुझे पैसे मिल गए हैं। किसी भी थैंक यू गाला में शामिल होने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बॉडीगार्ड ने उपहास करते हुए कहा। मिसेस विटमोर ने कहा है, अगर आप नहीं गए तो उनके पास आपकी पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी को बंद करवाने के बहुत से तरीके हैं। मैंने सुना है कि वहाँ का फोरमैन कभी आपका बहुत ख्याल रखता था। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। मिसेस विटमोर मुझे धमकाने के लिए निर्दोष लोगों का इस्तेमाल कर रही थी। मेरे पिछले जन्म में जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में था तो उस फोरमैन ने मुझे कुछ $100 उधार दिए थे। मैं भले ही बेरहम हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी वजह से उस इंसान को परेशानी में नहीं डालूंगा जिसने मेरी मदद की थी। ठीक है, मैं जाऊंगा। मैंने सूट लिया और ठीक उनके सामने कपड़े बदले। वो सूट साफ तौर पर एक साइज छोटा था और उसका कपड़ा भी खुरदरा था। मैं उसमें किसी बेतुके जोकर जैसा लग रहा था। विटमोर परिवार उस बैंक्वेट दावत में मुझे जलील करना चाहता था। ये सब सिर्फ सेबेस्टियन को बेहतर सुपीरियर दिखाने के लिए। उस रात 8 बजे वे बॉडीगार्ड एक तरह से मुझे धकेलते हुए स्टोन ब्रिज के सबसे आलीशान होटल के बॉलरूम में ले गए। वो सुनहरा हॉल परफ्यूम, गाउन और टकराते हुए गिलासों की खनक से जगमगा रहा था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सब घूरने लगे। वो कौन है? वो किसी भिखारी जैसा लग रहा है। वो अंदर कैसे आ गया? मैंने सुना है उसने मिस विटमोर की जान बचाई थी। अपनी औकात से बाहर हाथ पैर मारने की बात कर रहे हो? क्या उसने खुद को देखा है? बिल्कुल। मिस्टर किंग्सले के सामने उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी वो निर्दयी कानाफूसी साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी। बिना किसी भाव एक्सप्रेशनलेस के मैं कोने में एक सोफे पर बैठ। मैंने पानी का एक गिलास उठा लिया। जल्द ही भीड़ में एक हलचल सी मच गई। खुशामद करने वाले मेहमानों से घिरी हुई क्लोई सेबेस्टियन का हाथ थामे अंदर आई। क्लोई ने एक आइस ब्लू काउचर गाउन पहना हुआ था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सेबेस्टियन ने एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला सफ़ेद टक्सीडो टक्स पहना था। उसकी छाती पर एक अनमोल नीलम का ब्रोच चमक रहा था। साथ में वे सच में एक परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। मंच पर मिसेस विटमोर मेहमानों को देखकर मुस्कुराई। मेरी पोती क्लोई के गाला समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लोई कई दिनों से लापता थी। सेबेस्टियन किंग्सले की मदद की बदौलत वो सुरक्षित घर लौट आई है। सेबेस्टियन वफादार और दयालु है। विटमोर परिवार उनका बहुत आभारी है। कोने में बैठकर मैंने मिसेस विटमोर को सच को तोड़ते मरोड़ते हुए सुना और मुझे लगभग जोर से हंसी आ ही गई थी। मैंने किडनैपर से क्लोई को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन उनके मुंह से सारा श्रेय सेबेस्टियन को चला गया। और मैं, जो उसका असली रक्षक था, मेरा तो जिक्र करना भी उन्हें ज़रूरी नहीं लगा। तभी सेबेस्टियन सीधे रेड वाइन के 2 ग्लास लेकर मेरे पास आया। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी और वो एकदम सही वॉल्यूम में बोला, ताकि आसपास के मेहमान आसानी से सुन सकें। मिस्टर हेस, यहाँ अकेले बैठना बहुत उबाऊ लग रहा होगा। आइए, मैं आपके नाम पर चीयर्स टोस्ट करता हूँ। उसने एक ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे नहीं लिया। मैं शराब नहीं पीता। सेबेस्टियन की आंखों में एक शातिर चमक कौंध गई, लेकिन उसने अपना मासूम होने का नाटक जारी रखा। मिस्टर हेस, क्या आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अभी भी अपने किराए के कमरे में जो हुआ उसे लेकर नाराज हैं? मुझे पता है कि आप जलते हैं कि क्लोई ने मुझे चुना है, लेकिन प्यार में कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की। मेहमानों ने बात करना बंद कर दिया और हमारी तरफ देखने लगे। तुम कुछ भी नहीं हो, मैं तुमसे क्यों जलूंगा? मैंने उसे ठंडी नज़र से घूरा। सेबेस्टियन अचानक करीब आया, फिर वो लड़खड़ाया। उसके हाथ में जो वाइन थी वो सीधी उसी की छाती पर जा गिरी। आह! सेबेस्टियन नाटकीय ढंग से चिल्लाया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। गहरे लाल रंग की वाइन ने उसकी महंगी सफ़ेद शर्ट को भिगो दिया था। कमरे में हड़कंप मच गया। क्लोई पागलों की तरह भीड़ को धकेलते हुए आगे आई। सेबेस्टियन, तुम ठीक तो हो? उसने उसे उठने में मदद की और घबराहट में टिश्यू से उसे पोंछने लगी। लाल आंखों और कांपती हुई आवाज़ के साथ सेबेस्टियन ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। क्लोई, मैं ठीक हूँ। मिस्टर हेस शायद बस थोड़ा परेशान है। उनका मुझे धक्का देने का कोई इरादा नहीं था। उस झूठे पीड़ित वाले डायलॉग ने क्लोई को भड़का दिया। क्लोई झटके से मुड़ी और आग बबूला आंखों से मुझे घूरने लगी। वो हील्स पहने हुए मेरी तरफ झपटी और मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ने के लिए हाथ उठाया। मैंने अपना सिर झुकाया और आसानी से उस थप्पड़ से बच गया। ईथन हेस, तुम एक नीच कंगाल लूजर हो। क्लोई ने मेरी तरफ इशारा किया। उसकी गुस्से से भरी चीख लगभग मेरे कान फाड़ रही थी। सेबेस्टियन ने बड़े प्यार से तुम्हें वाइन टोस्ट ऑफर की और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे धक्का देने की?
अपने घुटनों के बल बैठो और सेबेस्टियन से माफी मांगो, वरना तुम्हारा काम तमाम समझो। मेहमानों ने भी मुझे दोष देना शुरू कर दिया। कैसा असभ्य जंगली आदमी है। विटमोर परिवार ऐसे गटर के कीड़े को क्यों बुलाएगा? घुटने टेको और माफी मांगो, हमारी आंखों में चुभना बंद करो। मैं वहां शांति से खड़ा इन खुद को कुलीन इलीट्स कहने वाले लोगों को देखता। अगर मैं मना कर दूं तो मना कर दोगे? ईथन हेस, क्या तुम भूल गए हो कि तुम क्या हो? क्लोई की आंखों में साफ घृणा थी, जैसे वो किसी गंदगी के ढेर को देख रही हो। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था और मेरी तरफ इशारा करती उसकी उंगली कांप रही थी। तुम्हें लगता है कि वे 10 मिलियन तुम्हें यहाँ धौंस जमाने की छूट दे देते हैं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें यहाँ कुचलना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। सेबेस्टियन क्लोई की बाहों में झूल गया और अपना वो घिनौना नाटक जारी रखा। उसने धीरे से क्लोई की ड्रेस खींची। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी जैसे वो बेहोश होने वाला हो। क्लोई, जाने दो। मिस्टर हैस शायद अपनी गरीबी की वजह से खुद को कमतर महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। मैं बस कपड़े बदल लेता हूँ, मेरी वजह से सबकी रात खराब मत होने दो। वो जितना ये बात कह रहा था, क्लोई को उतना ही लग रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है और वो मुझसे उतनी ही नफरत करने लगी। नहीं, आज वो अपने घुटनों पर बैठेगा, जमीन पर सिर झुकाएगा और माफी मांगेगा। तभी मिसेस विटमोर बॉडीगार्ड से घिरी हुई वहां आई। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, उनकी मुट्ठी में चंदन की माला कड़कड़ा रही थी। ईथन हेज, विटमोर परिवार ने तुम्हें सम्मान दिया, इस पर थूको मत। उनकी आवाज़ शांत थी लेकिन हुक्म से भरी थी। अगर तुम आज घुटने टेक कर और सिर झुकाकर इस मामले को नहीं सुलझाते तो मैं किसी भी वक्त तुम्हारे 10 मिलियन फ्रीज करवा सकती हूँ, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम स्टोन ब्रिज या देश में कहीं भी जिंदा न रह सको। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, काले कपड़ों में 1 दर्जन हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे कोने में कसकर जकड़ लिया। मेहमान पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं उन पर खून के छींटे न पड़ जाएं। फिर भी उनकी आंखें चमक रही थीं, तमाशा देखने के लिए बेताब थीं। दबाव अपने चरम पर था। हर कोई मुझे गटर से आया हुआ एक कंगाल, मामूली इंसान समझ रहा था जो विटमोर परिवार की ताकत के सामने सिर्फ घुटने टेक सकता था और भीख मांग सकता था। मैंने क्लोई के उस घमंडी चेहरे को देखा, उस जहर को देखा जो उसकी सेबेस्टियन की आंखों में छिप नहीं पा रहा था, और मिसेस विटमोर के खुद को श्रेष्ठ समझने वाले पोज अंदाज को। फिर मैं हंस पड़ा। मेरी हंसी ने उस सन्नाटे से भरे बॉलरूम को तेजी से चीर दिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? क्लोई ने त्योरियां चढ़ाई। मेरी हंसी ने साफ तौर पर उसे घबरा दिया था। मैंने मुस्कुराना बंद किया और धीरे से अपना फोन निकाला। मैं तुम जैसे खुद को स्मार्ट कहने वाले एलीट स्कूलिन लोगों पर हंस रहा हूँ। एक 3rd क्लास 3रे दर्जे के एक्टर के हाथों बेवकूफ़ों की तरह इस्तेमाल हो रहे हो। बोलते बोलते मैंने अपने फ़ोन में एक ऐप खोला। मेरे पिछले जन्म में फोरमैन को मेरी सैलरी काटने से रोकने के लिए मैंने खुद थोड़ी बहुत हैकिंग सीखी थी। कोने में बैठे बैठे बोर होकर मैंने होटल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। क्लोई विटमोर, अपनी आंखें खोलो और देखो कि असल में बेशरम कौन। मैंने एंटर दबा दिया। बॉलरूम के बीचों बीच लगी विशाल LED स्क्रीन झिलमिलाई। वो स्क्रीन जिस पर विटमोर ग्रुप का प्रोमो चल रहा था, अब उस पर एकदम साफ सिक्योरिटी फुटेज दिखने लगा। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। सेबेस्टियन गिलास लेकर मेरी तरफ आया। जैसे ही वो करीब आया, मैं पीछे हट गया। मेरे दोनों हाथ अभी भी मेरी जेब में थे। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। सेबेस्टियन जानबूझकर अपने ही पैरों से लड़खड़ाया था और फिर उसने पूरी वाइन का गिलास अपनी ही छाती पर उड़ेल लिया था। फिर उसने उस घटिया और नकली गिरने के नाटक को पूरा करने के लिए खुद को पीछे की तरफ गिरा लिया। ये पूरी घटना हर एंगल से बिना किसी कमी ब्लाइंड स्पॉट्स के दिखाई गई। यहाँ तक कि गिरने से पहले उसके होठों पर जो धूर्त मुस्कान थी, वो भी एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर डिटेल में जूम होकर दिख रही थी। कमरे में इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की भी आवाज़ सुनाई दे। हर कोई बड़ी स्क्रीन को जमे हुए घूर रहा था। उनके चेहरे देखने लायक थे। वे मेहमान जो अभी अभी मुझे घुटने टेकने के लिए चिल्ला रहे थे, अब एकदम चुपचाप और सन्न थे, एक भी शब्द कहने में असमर्थ। मैंने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखा और अपनी बाहें बांध। एक हल्की सी मुस्कान के साथ मैंने भूत की तरह सफेद पड़े सेबेस्टियन की तरफ देखा। मिस विटमोर, आपके अच्छे कुत्ते की एक्टिंग उतनी भी खास अप टू पर नहीं है। तुमने मुझे फंसाया है। सेबेस्टियन का दयनीय चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आवाज़ ऐसे तीखी हो गई जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। उसने क्लोई को दूर धकेला, स्क्रीन की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, वो वीडियो नकली है। तुमने इसे झूठा फॉर्ज बनाया है। बड़ी स्क्रीन पर फुटेज बार बार लूप में चल रहा था। हर रिप्ले सेबेस्टियन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह था। मेहमानों ने कानाफूसी शुरू कर दी। उनकी नज़रें दया से बदलकर तिरस्कार और मजाक में बदल गईं। तो वो खुद ही लड़खड़ाया था। शर्म की बात है कि वो ऑस्कर जीतने नहीं गया। किंग्सले परिवार के वारिस ने एक आम आदमी को फंसाने के लिए इतनी घटिया चाल चली। कितनी शर्मिंदगी की बात है। विटमोर परिवार ने सच में गलत आदमी का साथ दिया। क्या अजीब इंसान है। वो कानाफूसी क्लोई के कानों में सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, उसका शरीर कांप रहा था। वो शर्मिंदा थी, लेकिन उसकी पहली प्रतिक्रिया इंस्टिंक्ट अभी भी मुझसे माफी मांगने की नहीं थी। ईथन हेस, तुम इतने